मुलायम सिंह यादव की साइकिल उनके बेटे अखिलेश यादव को मिल गई है। चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया है कि समाजवादी पार्टी के नाम और निशान के हकदार अब मुलायम सिंह यादव नहीं बल्कि उनके बेटे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही हैं। पार्टी और निशान की इस लड़ाई ने उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई में कई पेचोखम पैदा कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की शानदार सफलता को विधानसभा में भी दोहराने के दावे कर रही है। बहुजन समाज पार्टी खुद को उत्तर प्रदेश की सत्ता का स्वाभाविक अधिकारी मानती है और इस झगड़े ने उसकी हसरतों को भी पंख लगा दिए हैं। उधर कांग्रेस और कई दूसरी पार्टियां अखिलेश से हाथ मिलाकर इस चुनाव में अपनी जगह बनाने की कोशिश में हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि साइकिल सवार अखिलेश इस रेस के अंत में कहां खड़े होंगे और उनके पिता मुलायम सिंह यादव क्या सचमुच पैदल हो जाएंगे? इसी पर है आज का आवाज अड्डा। मैं हूं आलोक जोशी। नमस्कार। हम आज पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश मुलायम से अलग रहकर चुनाव जीत पाएंगे? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में आए इस बड़े ट्विस्ट पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ा हुआ है एक्सपर्ट्स का एक मेगा पैनल। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव गुट के प्रवक्ता, बल्कि अब आप उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा कहेंगे। संजीव मिश्रा जी, आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के नेता MH खान हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह शिवपाल सिंह गुट के प्रवक्ता दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी भी जुड़े हैं और हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले दो वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे और हर्षवर्धन त्रिपाठी। सबसे पहले हम चर्चा को शुरू करें। हमारे साथ हैं संजीव मिश्रा जी। संजीव मिश्रा अभी नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं सबसे पहले चलता हूं अभय दुबे के साथ। अभय दुबे, आप इस परिवार को, इस पार्टी को काफी लंबे समय से देख रहे हैं। दरअसल आप मुलायम सिंह यादव के परिवार को काफी नजदीक से जानते भी हैं। इसके बावजूद आप एक तटस्थ निष्पक्ष पर्यवेक्षक की तरह इस पर टिप्पणी करते रहे हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब तक जो हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग का इस्तेमाल करें तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच जो हुआ वो समझना बड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे दिलों में कुछ दरार पैदा हो गई है, कोई किसी के दिल पर चोट लग गई है, शायद दोनों के ही दिल पर चोट लग गई है। तो अब जहां पहुंच गया है मामला कि पार्टी, चुनाव निशान, झंडा सब कुछ अखिलेश यादव के हाथ में आ गया है, तो आपको यहां से भविष्य कैसा दिख रहा है? देखिए, पार्टी, चुनाव निशान, झंडा सब अखिलेश के पक्ष में चला गया है। अखिलेश का पलड़ा बहुत भारी किया, अखिलेश का ही पलड़ा रह गया है, दूसरी तरफ पलड़ा ही नहीं है। एक ही पलड़े की ये तराजू बन गई है एक तरह से। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि मुलायम सिंह जी अखिलेश के हाथ में नहीं आए हैं और अखिलेश की अंतिम विजय समाजवादी पार्टी के इस विवाद में तब होगी जबकि मुलायम सिंह जी अखिलेश को बिना शर्त समर्थन करेंगे। बिना शर्त समर्थन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो अखिलेश के कांग्रेस के साथ गठजोड़ के खिलाफ रहे और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों का विरोध करना जारी रखा और अखिलेश के उम्मीदवारों का समर्थन करना जारी रखा, ऐसा भी वो कर सकते हैं, तब भी अखिलेश के लिए बहुत मुश्किल होगी। और अगर उन्होंने अखिलेश और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों का विरोध करना जारी रखा तो निश्चित रूप से अखिलेश के धड़े को बहुत ही मुश्किल होगी चुनाव में, और वो जिस तरह का ध्रुवीकरण मुसलमान, यादव और अन्य कांग्रेस के अन्य वोटों का चाहते हैं अपने पक्ष में, वो नहीं हो पाएगा। मैं ये मानता हूं कि कितने भी कमजोर हो जाएं, कितना भी उन्हें मुलायम सिंह जी को हम पैदल कहें, उनसे साइकिल छिन गई है, झंडा भी छिन गया है, पार्टी भी छिन गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी छिन गई है, इसके बावजूद अगर वो अपने यादव समर्थन आधार में निकल पड़े और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि देखिए हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, जिस बेटे को हमने मुख्यमंत्री बनाया था उस बेटे ने ही मेरी शान में बट्टा लगा दिया और मेरे खिलाफ खड़ा हो गया और मेरी बात नहीं मानता, अगर मुलायम सिंह जी ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो मैं मानता हूं कि उनको 0 वोट नहीं मिलेंगे। उनको 10 से लेके 15% तक उन्हें यादव वोट मिल सकते हैं और 45 साल से अधिक की उम्र के यादव मुलायम सिंह जी के पक्ष में जा सकते हैं। ऐसी हालत में यह होगा कि दोनों ही धड़ों का सत्यानाश हो जाएगा।
इसलिए अखिलेश की अंतिम जीत तभी होगी जब वो मुलायम सिंह को प्रभावी रूप से अपने पक्ष में कर लें या प्रभावी रूप से पूरी तरह निष्क्रिय कर दें। दोनों में से कोई एक काम किए बिना अखिलेश की समाजवादी पार्टी के इस आंतरिक द्वंद्व में पूरी जीत नहीं कही जा सकती और तभी वो उत्तर प्रदेश का मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ पाएंगे। जी, यानी आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव या तो अब इस फैसले को मान लें, अपनी पार्टी की, अपनी राजनीति की बागडोर वो अपने बेटे के हाथ में सौंप दें, या वो वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लें, यानी इस राजनीति में किसी का साथ न दें। हमारे साथ हैं दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा जी, आप इस पार्टी में मुलायम सिंह यादव या शिवपाल सिंह यादव गुट के साथ हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आप लोगों के अंदर आपस में बातचीत हो रही होगी, कि अब मुलायम सिंह यादव क्या करेंगे, क्योंकि जो आज खबर आ रही है वो ये है कि चुनाव आयोग ने जो जवाबी हलफनामा मांगा था वो भी उनकी तरफ से दाखिल नहीं हुआ है, जिसका नतीजा है कि चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह, पार्टी की अध्यक्षता और पार्टी की मान्यता अखिलेश यादव को दे दी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव आयोग का निर्णय आया है वह निर्णय एकांगी है, आधा सच है। आधा सच हमेशा पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आप कल्पना कीजिए कि समाजवादी पार्टी मैदान में उतर रही है और बगैर मुलायम सिंह यादव जी के उतर रही है, बगैर शिवपाल सिंह यादव जी के उतर रही है, तो फिर वह कैसे सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला कर पाएगी। देखिए, चुनाव आयोग ने 3,000 साढ़े 3,000 लोगों के आधार पर नहीं, दीपक मिश्रा जी, आप सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। जब आप लोगों ने, देखिए, मुलायम सिंह यादव ने, शिवपाल सिंह यादव ने, उनके साथ अमर सिंह ने और आप जैसे उनके समर्थकों ने, बहुत से लोग हैं, आप लोग ऐसा नहीं कोई एक दो आदमी ने बैठ के फैसला किया है, आप लोगों ने कोई रणनीति तो बनाई होगी। अगर ये चुनाव निशान, ये पार्टी अखिलेश यादव के नाम पर लिख दी गई है, चुनाव आयोग ने लिख दी है, अब इस चुनाव में आप किस पार्टी के तौर पर सामने खड़े होंगे? देखिए, दो चीज है। मुलायम सिंह जी के पीछे जो लोग खड़े हैं वो हृदय से सोचने वाले लोग हैं, प्रतिबद्ध हैं, सिद्धांतनिष्ठ हैं, सत्ता लोलुप लोग नहीं। इसलिए तो मुलायम सिंह जी के साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। उनके व्यक्तित्व कितुत्व से प्रभावित खड़े लोग हैं, जो सेक्युलर और सोशलिज्म को समझने वाले लोग खड़े हैं। इसीलिए तो ये लोग इनके पीछे पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं, वरना सरकार के साथ न चले जाते। नहीं तो अब मुलायम सिंह यादव क्या मान जाएंगे इस फैसले को, या अब वो अपने बेटे के सामने चुनाव में उतरेंगे, किसी दूसरे को समर्थन देंगे, जैसा अभी अभय दुबे जी कह रहे थे कि अगर वो कांग्रेस के उम्मीदवारों का विरोध करने लगे? देखिए, बीइंग ए सोशलिस्ट, हम लोगों का अपना कोई बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग बस एक चीज जानते हैं, जो शिवपाल सिंह यादव जी ने बार बार सार्वजनिक रूप से कहा है और बार बार कहे हैं, एक बार फिर कहेंगे कि हम लोग नेताजी के निर्णय में उनके साथ हैं। इसके अलावा और कोई भी हम इतना अच्छे से जानते हैं, वो एक दो दिन में तो नेता बने नहीं। 6 दशक का सतत संघर्ष है, उस सतत संघर्ष के बाद वो नेता बने हैं। तो उनकी परिपक्वता पर, उनके नेतृत्व क्षमता पर हम लोग को पूरा भरोसा है। वो जो निर्णय लेंगे, उनके निर्णय में हम लोग मनसा वाचा कर्मणा उनके साथ है, उनके पीछे तो है। आपका कहना है कि जैसा नेताजी कहेंगे, यानी मुलायम सिंह जी कहेंगे, आप सब उनके साथ हैं। अब हमारे साथ संजीव मिश्रा जुड़ गए हैं, जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश गुट के प्रवक्ता होते थे, जिन्हें अब हम समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह सकते हैं। अखिलेश जी, पहले तो आपको बधाई, क्योंकि चुनाव आयोग ने आपकी पार्टी को अब मान्यता दे दी है। आपके अध्यक्ष को उन्होंने औपचारिक रूप से पार्टी का अध्यक्ष मान लिया है। लेकिन आपकी तरफ से भी, अखिलेश यादव की तरफ से भी लगातार ऐसे बयान आते रहे हैं कि नेताजी हमारे नेता हैं, अगर मैं चुनाव जीत गया तो इस जीत को उनके चरणों पर समर्पित करूंगा। तो क्या अभी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव और उनके साथ शिवपाल सिंह और अमर सिंह आमने सामने खड़े होंगे, या अखिलेश यादव, जैसा कि अभय दुबे जी ने कहा, वो मुलायम सिंह यादव को मनाकर अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, एक चीज बहुत साफ हो गई कि चुनाव आयोग का जो निर्णय था वो आ गया और अदालतें भी सबूतों और बयानों के आधार पर चलती हैं। जहां एक तरफ 90% जो चुने हुए लोग थे वो अखिलेश जी के तरफ थे, अखिलेश जी के साथ थे, तो निश्चित रूप से, और मैं तो धन्यवाद दूंगा नेताजी को भी, क्योंकि नेताजी ने भी अपना पक्ष जिस तरीके से रखा था चुनाव आयोग में, मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के साथ था और वो चीज स्पष्ट भी हो गई। और अभी जब रिजल्ट आया इसका चुनाव आयोग का, तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले काम किया कि उन्होंने नेताजी का आशीर्वाद लिया और मुझे लगता है कि नेताजी ने पूरी तरीके से अब आशीर्वाद दिया होगा
ये अलग बात है कि लोग क्या किस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं तो देख रहा था, अभी सुन रहा था, कई और चैनल पर भी मैंने देखा कि जिस तरीके की टिप्पणियां आई हैं, मुझे लगता है कि जो लोग साजिश कर रहे थे, जो और विरोधी दल के लोग थे, जिन्होंने तमाम ऐसे काम करने की कोशिश की कि जिससे कि समाजवादी पार्टी में दो धड़े हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का जो निर्णय है वो सही है। और उस आधार पर मैं ये बात कह सकता हूं, और आपके चैनल और लाखों आपके दर्शकों की तरफ से भी मैं अखिलेश जी को बधाई दूंगा कि वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं और चुनाव चिन्ह साइकिल उनके पास है, और यही साइकिल 2017 के चुनाव में बड़े अंतर पर जीत करके आएगी। मुझे इसके बात का पूरा विश्वास है। और साफ सी बात है, दीपक मिश्रा जी भी जो बात कह रहे हैं उनकी बात बहुत हद तक सही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि नेताजी पूरी तरीके से आशीर्वाद देंगे और अखिलेश यादव जी फिर से 2017 का चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बनके उनको जो गिफ्ट देना था वो गिफ्ट के रूप में देंगे। जी हर्षवर्धन, ये बताइए कि ये जो लड़ाई हुई, जो झगड़ा हुआ, इसका निष्कर्ष जहां निकला, इसके बाद आपको क्या लगता है, अगर ये दोनों, जैसे अभय दुबे जी ने कहा कि अगर ये दोनों गुट अलग अलग रहे और मुलायम सिंह जी ने इनके खिलाफ प्रचार करना जारी रखा, अगर वो अखिलेश के कैंडिडेट्स का और कांग्रेस के कैंडिडेट्स का विरोध करेंगे तो उनको भारी नुकसान होगा। आपको क्या लग रहा है कि इस लड़ाई में मुलायम सिंह यादव से अलग होने के बाद भी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हैसियत बना पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बड़ी हैसियत बना पाएंगे नहीं, अखिलेश यादव की बड़ी हैसियत बन चुकी है। और जो ये भावनात्मक बात हो रही है कि जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, फिर मुलायम सिंह यादव जो बड़ी उम्र के लोग हैं, यादवों में जाएंगे और ऐसा कर सकते हैं कि कांग्रेस के लोगों का विरोध करेंगे। मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने हर वो कोशिश कर ली है। और अभी अगर दो चीजें देखें तो सिर्फ नई पीढ़ी नहीं, पुरानी पीढ़ी के भी नेता, जनेश्वर जी रहे नहीं, मोहन सिंह रहे नहीं, दो बड़े समाजवादी नहीं रहे, लेकिन जो अखिलेश मुलायम सिंह यादव की इर्द गिर्द जो कतार थी, जिसमें बलराम यादव दिखते थे, जिसमें रेवती रमन सिंह दिखते थे, जिसमें नरेश अग्रवाल दिखते थे, तो एक शिवपाल यादव को हटा दें और एक बेनी प्रसाद वर्मा को हटा दें, तो इन दोनों लोगों को हटा दें तो पूरा का पूरा जो समाजवाद का आंदोलन, जिसको मुलायम सिंह का समाजवाद कहते थे, तो वो सारे के सारे लोग अब अखिलेश के साथ खड़े हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मुलायम सिंह यादव की इमोशनल अपील न तो अब यादवों में काम करने वाली है, और गैर यादव में पहले से ही अखिलेश यादव का प्रभाव बहुत ज्यादा है। दूसरी एक जो बड़ी चीज है कि जो बार बार मुलायम सिंह कह रहे हैं, ये मैं भी थोड़ा सा न समझ पाने वाली बात, तो पूरी लड़ाई है, लेकिन ये बिल्कुल न समझ पाने वाली बात है कि वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों का बुरा कर रहे हैं। अब अगर ये वो बार बार बोल रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो एक तरह से और प्रेशर अखिलेश यादव पर डालेंगे कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ एक समझौता करें, और अखिलेश और कांग्रेस ये गठबंधन होगा जो मुसलमानों को भरोसा दिलाएगा। और उस वक्त अगर जाएंगे, ये बड़ा सीधा सा सिद्धांत है, साबित सिद्धांत है राजनीति का, कि वोट काटने के लिए वोट कटवा लोग कभी भी असर नहीं करते। वो कितना भी बड़ा नेता हो, वो अपने इलाके में अगर कहेगा कि फलाना को वोट मत दीजिए तो वो नहीं असर करेगा। हाँ, अगर आपकी ताकत है और आप कह रहे हैं कि किसी को वोट दीजिए तो वो असर करता है। और मैं इसी तरह से इसको देखता हूं कि अखिलेश यादव इस लड़ाई में पूरी समाजवादी होकर निकले हैं। थोड़ा बहुत तो किसी भी लड़ाई में काट छांट होती है, बस उतनी ही हुई है, उससे ज्यादा मैं मुलायम सिंह यादव की ताकत नहीं देख पा रहा हूं। हाँ, तो हर्षवर्धन, आप वो एंगल ले आए हैं जिस एंगल की तरफ अब सबकी नजर है कि अब इस चुनाव में अखिलेश जब आगे बढ़ेंगे तो उनके साथ कौन होगा। राजीव त्यागी जी, बिल्कुल एक कहते हैं ऑब्वियस सा गठबंधन दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाने के लिए लगभग तैयार खड़ी है। इससे बड़ी बात भी हो रही है कि एक महागठबंधन, आज रामगोपाल यादव ने नाम ले दिया है कि हम महागठबंधन में हिस्सा लेंगे। तो कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है इस घटनाक्रम को? आपको अखिलेश यादव के साथ जाकर क्या फायदा मिलने जा रहा है? देखिए, दो विषयों पर अपनी बात रखना चाहूंगा। पहला विषय तो ये कि कांग्रेस क्या चाहती है उत्तर प्रदेश में, ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस जब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसान यात्रा कर रही थी उत्तर प्रदेश में, तो हमारी मंशा बिल्कुल साफ थी, आईने की तरह साफ थी कि हम लोग बाग किसानों का कर्ज माफ करना चाहते हैं। जो 2 करोड़ 34 लाख किसान है, उसमें 2 करोड़ किसानों ने राहुल गांधी जी को अपने मांग पत्र सौंपे थे। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी ये मानती है किसान का कर्जा माफ, उत्तर प्रदेश के वासियों का बिजली बिल हाफ और समर्थन मूल्य का करो हिसाब। तो निश्चित रूप से हम इन 3 मुद्दों को लेकर के अपनी राजनीति या अपना कहना मैनिफेस्टो या अपने केंद्र बिंदु में किसान और नौजवान को रख करके बनाने जा रहे थे।
अब तो ये बात हुई कांग्रेस की। दूसरी विषय की बात ये होती है कि यदि समाजवादी पार्टी और हम लोग बाग मिलकर के उत्तर प्रदेश में इस चीज को कर पाते हैं तो मुझे लगता है इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। कारण यह है कि इस वक्त जो देश की राजनीति है, नोटबंदी के बाद विशेष रूप से देश की इकोनॉमी की कमर टूट गई है, बेरोजगारी की संख्या में इजाफा हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी कुटीर उद्योग थे, चाहे वो बनारस का साड़ी उद्योग हो, मिर्जापुर का कालीन उद्योग हो, आगरा का जूता और पेठा उद्योग हो, चाहे वो आपका कानपुर का चमड़ा उद्योग हो, या पूरे उत्तर प्रदेश का जो खानसारी उद्योग है, मैं कंप्लीट कर दूं पंडित जी। तो नहीं राजीव जी, जो आप बात कह रहे हैं जितना भी सही है कि आप कई कारण हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी का मुकम्मल विरोध करने के लिए आपको समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाना इस वक्त सही लग रहा है। लेकिन अगर आप अपनी पार्टी का इतिहास देखें तो समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने के बाद ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पराभव शुरू हुआ था। बहुत पुरानी बात है, लेकिन है। उससे पहले कांग्रेस की अपनी एक ताकत थी, अपनी एक हैसियत थी। कांग्रेस जहां पहुंची है इसकी शुरुआत तभी हुई थी जब उसने समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया था। क्या कांग्रेस इतिहास के उस दौर को भूलकर उसको लगता है कि यहां एक नई शुरुआत होगी और यहां से उसको एक नई जमीन मिलेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2009 में भी कांग्रेस ने करीब 22 सीट जीती थी लोकसभा की, अगर मैं करेक्ट हूं। तो लोकसभा में तो लोगों ने समर्थन दिया हमें, लेकिन विधानसभा में पिछले 27 साल से हम लोगों को समर्थन दिया। उसके बहुत सारे कारण हैं, अगर कारण गिनाने बैठूंगा तो एक लंबी बात हो जाएगी। हालांकि जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष उसका बेसिक कारण है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने नहीं किया, जिसकी वजह से कांग्रेस पिछड़ी रही, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका प्रश्न है मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, समाजवादी पार्टी अब नए फ्लेवर में है और बहुत स्पष्ट है। अखिलेश यादव जी, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, मैं भी नौजवानों का थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी ने 4.5 साल जिस तरह से काम किया है दबाव में, और उन्होंने अब जाकर के पास से पलटे हैं, तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी की जो राह है वो अब निष्कंटक है। और उन्होंने अपराध के विरुद्ध राजनीति करने का काम किया, और मैं खुद ये मानता हूं कि अपराध के विरुद्ध राजनीति होनी चाहिए और निश्चित रूप से उद्योगपति की जेब में नहीं जाना चाहिए नेताओं को। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने वो दोनों काम किए। तो एक बेहतर समाजवादी पार्टी अगर मिल रही है, राहुल गांधी जी ने अपनी खाट सभाओं में विशेष रूप से कहा था आलोक जी कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव उस टायर को निकाल के फेंक देना चाहते हैं जो भ्रष्ट टायर है, जो गड़बड़ टायर है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी उस टायर को लगाना चाहते हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी आज भी हमारे सबके वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर के मुलायम सिंह यादव जी इतने सीनियर व्यक्ति हैं और राजनीति में उनका अपना योगदान है, भारतीय राजनीति में। और मैं अभी भी मानता हूं कि पिता पुत्र में कितना ही मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं है और अंतोदगत्वा दोनों साथ बैठेंगे। जी, आपने दो बातें साफ की। एक तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कोई एवर्शन नहीं है। कांग्रेस पार्टी मन बना रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मन बना हुआ है कि वो इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी के अखिलेश गुट या समाजवादी पार्टी जिसे औपचारिक मान्यता चुनाव आयोग ने दे दी है उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। सामने है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की लड़ाई में एक और एंगल है, वो है कहना चाहूंगा, मैंने मुद्दे गिनाए हैं आलोक जी, मुद्दे गिनाए हैं। नहीं, मैं मुद्दों स्पष्ट है। हाँ, मुद्दों के हिसाब से आपको लगता है मैं मजदूर को दाम, नौजवान को काम, मैं आप पर कोई ऐसा छोटा व्यापारी तबाह हो गया, मैं आप पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूं कि आप सत्ता हड़पने के लिए ऐसा कोई गठबंधन करने की सोच रहे हैं। आपके जायज कारण होंगे जिनकी वजह से आपने फैसला किया। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, बिना सोचे समझे कोई काम कर रही होगी ऐसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद जो उत्तर प्रदेश की सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी रही है। इस समय भी कुछ समय पहले तक माना जा रहा था कि अगर वहां चुनाव होंगे तो बहुजन समाज पार्टी मायावती के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। एमएच खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, आपकी नजर में जो कुछ हुआ है इसके बाद बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव के साथ दूसरी पार्टियों का गठबंधन, इनमें से कौन सबसे मजबूत स्थिति में है? और अगर मैं आपसे बीएसपी को एक बड़ा दावेदार मानूं, आपके सामने आपका सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी कौन होगा? देखिए, ये बात 4 से 4.5 साल तक कांग्रेस के हमारे त्यागी जी समाजवादी पार्टी की गलतियों को गिनाते रहे और उनके परखच्चे उड़ाते रहे। कभी आज ये जाके जब ये चुनाव आयोग का फैसला आया है तो इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उससे हमें लेना देना नहीं है। इससे अखिलेश यादव समाज में बहुत अच्छा उभर के आए हैं,
इसको भी हम नहीं मानते हैं। ये अपनी पार्टी में अपने बाप से लड़के आगे निकल के आ गए हैं, इस बात को तो मैं मानता हूं कि वो अपने बाप को पटकनी देकर के समाजवादी पार्टी पर कब्जा कर लिए हैं। अच्छा, अब इसमें समाजवादी पार्टी की जो 4.5 साल की कार्य पद्धति रही है, जो 300 से 400 दंगे हुए हैं, इसमें ये कौन दोषी होगा? जो बहनों के साथ बलात्कार हुआ है उसके साथ कौन दोषी होगा? जो रेपिस्ट थे, आजम खान ने कहा कि राजनीति हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जाके माफी मांगना पड़ा, ये कौन जिम्मेदार होगा? ये दंगों का, और जो त्यागी जी कह रहे हैं कि हमारा ये डिमांड है, क्या इन्होंने समाजवादी पार्टी से ये मांग मंगवा ली है कि अपने ही आप अभी बोलते चले जा रहे हैं? अगर ये बात मनवा ली है तो ये बात तो सबके हित में है। हम इस चीज को नहीं कह रहे हैं। आज गिरगिट की तरह रंग बदलना कि हम आज इनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, अगर ये मजबूत है नहीं तो आप कह रहे हैं कि ये बात मनवा ली है, मान लीजिए अगर समाजवादी क्यों कर रहे हैं? अगर समाजवादी पार्टी ये बात मान लेती है तो क्या आप भी समर्थन कर देंगे? नहीं, हम क्यों कर देंगे? हम तो मैदान में अकेला, पहले से हमारे कैंडिडेट आ गए हैं, क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बूथ स्तर की तैयारियां हो चुकी है। हम तो हमारे सामने जो आएगा उसको हम पटकनी देंगे, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पटकनी देंगे, हम विकास के मामले में पटकनी देंगे, हर तरह से हम तैयार हैं जी। और राजीव जी एक छोटी टिप्पणी कह रहे हैं, 10 सेकेंड। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस को लेकर के आज बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी विचलित है, हमें अच्छा लगता है कि कांग्रेस को, जहां कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो आज कांग्रेस पे अटैक करती है, बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पे अटैक करती है। और निश्चित रूप से एक बात कहूंगा मैं, खान साहब ने भी स्वीकार किया, अगर किसान का कर्जा माफ होता है, किसान का कर्जा माफ होता है तो आपको अच्छा लगेगा, तो आपको अच्छा लगेगा ना। खान साहब अभी विवाद न करें, आप डिबेट अभी न करें, एक बार सबको बोलने का मौका दे दें, उसके बाद मैं आपके पास वापस आता हूं। मैं आपको दोबारा डिबेट का मौका दूंगा। भागीदार बनेंगे, नौजवानों को काम नहीं मिलना चाहिए, उसमें भागीदार बनेंगे, नौजवानों को काम नहीं मिलना। राजीव जी, आपने जो बात कही, मेरा ख्याल है आपका इंटरजेक्शन पूरा हो गया है। अब हमें जाने दीजिए, अब हमें जाने दीजिए भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि आपने नाम लिया। अभी तक सैयद जफर इस्लाम से नोटबंदी पे जरा जवाब दे लीजिए। अभी तक सैयद जफर इस्लाम बोले भी नहीं है कि आपने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का नाम लेने लगी है, इससे आप खुश हैं? जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा में जो सफलता दिखाई थी वो दरअसल चौंकाने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली थी। उस समय से अब तक, और खासकर नोटबंदी का जिक्र किया है राजीव त्यागी जी ने, नोटबंदी को लेकर बहुत परेशानी है जनता में, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसके दूरगामी परिणाम होंगे, अच्छे होंगे, कहा जा सकता है, लेकिन बहुत लोग बहुत तरह से परेशान हैं। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह के बदलाव हुए हैं, अखिलेश यादव अब एक मजबूत कैंडिडेट बन के सामने आ गए हैं, और एक तरह से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने साथ लगे हुए दाग धो दिए हैं। अब आपको क्या लगता है कि आपकी, अगर भारतीय जनता पार्टी, आप अपने को मुख्य उम्मीदवार मानते हैं, मुख्य दावेदार मानते हैं, आपका मुकाबला किससे है? आलोक जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि संजीव मिश्रा जी जो आज खुश दिख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं बार बार, जाहिर है ये उनकी पार्टी को सिंबल मिला है, उनके कैंप को सिंबल मिला है और पार्टी का नाम भी मिला है। थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट है, बट ये शॉर्ट लिव है। इसकी वजह एक है, उसकी शॉर्ट लिव ये इसलिए है। जी जी बोले। आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अरे बोलिए जी। तो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है, और देखिएगा इसलिए कि एक पूरे जो 3 महीने में ड्रामा किया है, दैट हैज लेफ्ट ए बैड टेस्ट। जो लोगों के दिलों में, उनके मुंह में एक बैड टेस्ट डाला है, जो प्रदेश की जनता है। और प्रदेश की जनता समझ रही है कि इन्होंने 3 महीने में जो ड्रामे किया उसमें 2 ही चीज एक्सपोज हुआ है। एक तो लस्ट फॉर पावर, जो इन्होंने दिखाया कि सत्ता की दौड़ में सारे फैमिली जो है, और दूसरी जो है कि सुप्रीमेसी, जो उनको हर एक दावेदार है फैमिली में कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इस पूरे इसमें 3 महीने में अगर प्रदेश की जनता बिल्कुल कहीं उनके एस्पिरेशन के लिए इन लोगों ने प्राथमिकता प्रदेश की जनता को कभी नहीं दी, तो ये साफ जाहिर होता है कि इनकी सिर्फ लड़ाई जो है आपसी में है, आप अपने लिए है, और प्रदेश की जनता उनके लिए कुछ नहीं माने रखती है। हम जब प्रदेश की जनता की आलोक जी जवाब दूंगा, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम प्रदेश की जनता के बारे में जानते हैं। वो सिर्फ एक अच्छे गवर्नमेंट चाहती है जो अच्छी गवर्नेंस दे और करप्शन फ्री
और गुंडा फ्री समाज दे, वो सिर्फ और सिर्फ उससे सक्षम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को बैसाखी चाहिए। इसलिए आज जो मांग रहे हैं राजीव त्यागी जी, उनके पुराने रिकॉर्ड दिखा दीजिए उनको ही, वो किस तरह की बातें करते थे समाजवादी पार्टी के बारे में। आज ये तोता कुछ और बोल रहा है, शायद कहीं और से ट्रेनिंग मिली है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। और जाहिर है उनको बैसाखी चाहिए, नहीं तो उनका वजूद उत्तर प्रदेश में ना है और ना रह पाएगा। ऐसे में उनको कोई किसी के कंधे पर रह के ये भारतीय जनता पार्टी की बुराई करना चाह रहे हैं और किसी के कंधे पर रह के थोड़ा अपना नाम बचाना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि चाहे आप गठबंधन करें, चाहे आप गठबंधन में ना रहे, दोनों हालत में आप अपना भी सत्यानाश करेंगे और गठबंधन कर करके समाजवादी पार्टी का भी सत्यानाश करेंगे। ये हिस्ट्री बताता है कि ऐसे पार्टी जो डिमिनिश कर रही है और जो खत्म हो रही है, वो दूसरों का नाश ही करती है और वो आप करने वाले हैं। जहां तक सवाल है, इन्होंने कहा, हाँ अभी मौका मिलेगा इनको बात करने दें। नोटबंदी जो है, नोटबंदी हमारी सरकार ने पिछले जो कितने सालों में, 2.5 सालों में जो काम किया, वो गरीबों के एम्पावरमेंट के बारे में काम किया है। हमने किसानों के बारे में किया। ये किसानों का एक खाट पे चर्चा है, जिसपे खाट खड़ी हो गई, उस चर्चा के बारे में क्या बात कर रहे हैं। आपके पास तो कोई ऐसा ये भी नहीं है जो कि आप चुराना चाहते हैं हमारे आइडिया। नहीं, आप जफर भाई एक बात बताएं कि उत्तर प्रदेश में आपके सामने उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी कौन है? मैंने सवाल पूछा था, आप इसको हल्के से किनारे करें। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपका जवाब देता हूँ। देखिए वहाँ ट्रायंगुलर फाइट है। जहां तक ये दोनों मुसलमानों की वोट की बात करते हैं कि ये दोनों हमको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, दोनों चाह रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए आज मुसलमान कम्युनिटी भी, समुदाय समझ चुका है इस बात को कि उन्हें भी एक अच्छी गवर्नेंस चाहिए, अच्छी गवर्नमेंट चाहिए जो उनके हित के बारे में सबका साथ, सबका विकास और कम्युनल पार्टी ना हो। एक भारतीय बहुजन समाज पार्टी और जो ये गठबंधन हो या ना हो, या कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, ये कॉमनल लाइंस पे लड़ना चाहते हैं। हम उससे हट के एक सिर्फ डेवलपमेंट का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा जिसमें गरीब आदमी को एम्पावरमेंट की बात हो, किसानों के जो समृद्धि की बात हो, और जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और यही हमारा मुद्दा रहेगा। और गुंडा राज जो है वहां पर उत्तर प्रदेश में, उसको खत्म करेंगे। ये शॉर्ट लिव जो संजीव मिश्रा जी, आपका मानना है कि आपके सामने दो पार्टियां खत्म हो जाएगा, इसलिए कि ये जो आपसी दंगल है पार्टी के फैमिली के अंदर में, ये मंगल कभी होने नहीं देगा। इनको दंगल ही रहेगा और ये दंगल दिखेगा आगे में। ये दो प्रवक्ता बैठे हैं, इनका बंद कराइए भाई, हम उस पर आते हैं। अब एक सवाल पूछना चाहते हैं। साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आग है, वो आगे और लगेगी, बुझने वाली नहीं है। संजीव मिश्रा कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, उनसे मुझे भी कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन इसलिए उससे पहले मैं राजीव त्यागी को मौका देना चाहता हूं। राजीव त्यागी, छोटे में सवाल रखिएगा। देखिए, मेरे मित्र ने भारतीय जनता पार्टी के यहां भी आग लगाने की बात की कि आग लगेगी। अरे मेरे मित्र, आग की जरूरत है ही नहीं हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान को तो रोजगार चाहिए। ठीक वही चीज उत्तर प्रदेश। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था जफर साहब प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। फिर मैं आपको डिबेट नहीं करने दूंगा, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे मौका दिया, मुझे बोलने दीजिए, आप मेरी बातों को काट दीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में दो बात कहना चाहूंगा। पिछले 2.5 साल से उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में हमने 2014 में गंगा मैया के नाम पे चुनाव देखा, 2015 में गाय मैया के नाम पे चुनाव देखा, और 2016 में भारतीय जनता पार्टी भारत मैया को लेकर के आई और 3 मैयाओं को इन्होंने धोखा देने का काम किया। गंगा मैया मैली की मैली है, अभी उनका पुरसाहार लेने मोदी जी नहीं पहुंचे हैं। गाय मैया पूछ रही है मेरी सुरक्षा का क्या हुआ। अच्छा हाँ, एक वो रह गया है, अपना भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है। आलोक जी, शायद आपको इसलिए नहीं दिख रहा है या मुझे इसलिए नहीं दिख रहा है कि हम देशद्रोही हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है देशद्रोही है जो लोग बाग हमसे सवाल पूछते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आईएमएफ ने आज ही ये कहा है कि 17-18 की जो बजट के जो ग्रोथ रेट होगी देश की, उसमें 0.5 नहीं। राजीव जी देखिए, आप बात कहीं और ले जा रहे हैं। मैं देखिए नहीं, कारण यह है कि आज इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के
उत्तर प्रदेश का वोटर जागरूक है, उत्तर प्रदेश के लोग बाग जागरूक हैं। नहीं, लेकिन आलोक जी जवाब देना चाहूंगा। पूरे किए आलोक जी जी, 22.8 जी जफर इस्लाम छोटे में जवाब दे दीजिए, दिहाड़ी क्योंकि मजदूर हैं, जी इसका मतलब 5 करोड़ संक्षेप लोग बाग। आलोक जी हमें राजीव जी ने जवाब देने दीजिए, उसके बाद मुझे संजीव मिश्रा से थोड़ी बात करनी है, क्या प्रोग्राम है भारतीय जनता पार्टी के क्योंकि पास, ये बताएं। चर्चा हमें समाजवादी पार्टी पे करनी है, उस पार्टी के लिए भी थोड़ा समय देर रखें। तक बोलते रहते हैं। जी जफर जी, देखिए आलोक जी इन्होंने दो मुद्दे उठाए। एक जवाब दीजिए ना। तो इनकी जो आर्थिक नीति का आप देखिए कि पिछले मैं स्टैटिस्टिक्स पे बात करता हूं, मैं ऐसे बेतुके जवाब नहीं देता हूं। आप उत्तर प्रदेश की जीडीपी का निकाल लीजिए पिछले 3 श्रम ब्यूरो के आंकड़े हैं कि 2015 में यादव के टाइम का, 1,34,000 समाजवादी पार्टी बीएसपी के टाइम का और आज अखिलेश यादव के टाइम का। राजीव त्यागी जी आप प्लीज बोलने दीजिए ना इस पे। मैं तो समय का सवाल करता हूं, समय का आप जीडीपी ग्रोथ लीजिए, जितना मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे रोजगार पे बात करिए, निकाल लीजिए, महंगाई पे बात करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश सबसे खराब परफॉर्मेंस जो है आज की सरकार जो है उत्तर प्रदेश की सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है। तो और जहां तक ये बात कर रहे हैं आईएमएफ के बारे में, राजीव त्यागी जी आपको बताना चाहता हूं, शायद अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो बेहतर होगा जान लीजिए कि कंसेंसस जो आया है वो जो टॉप 25 इकोनॉमिस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनमोहन सिंह, ही इज नॉट टॉकिंग एज इकोनॉमिस्ट, मैं आपसे न्याय चाहूंगा, आपसे न्याय चाहूंगा, कॉम्प्रोमाइज विद हिज ओन क्रेडेंशियल्स। तो उनको अगर आप उनको हटा दीजिए तो आप जो 25 इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट। नहीं राजीव जी आप विषय पर रहने दीजिए, राजीव जी बुलवा रहे हैं आप विषय पर रहने दें, विषय पर रहने दें। 7% के आसपास आता है, आपको नॉलेज है तो बात कीजिए। बेतुके सवाल, बेतुके जवाब, ये बिजनेस चैनल है, मैं जवाब दे सकता हूँ आपके बेतुके जवाब सवाल का, लेकिन आपने राजीव का जवाब नहीं दिया है। मुद्दों पे बात कीजिए, मैं हर चीज का जवाब दूंगा, आप सवाल कीजिए, लेकिन आपको शायद आपको अभी लगता है मिसगाइडेड मिसाइल की तरह भेजा गया है, जिनका नोटबंदी की वजह से चूल्हा नहीं चल पा रहा है, मिसाइल की तरह भेजा गया है, जिस तरह आज मनमोहन सिंह। नहीं मुझे ये रोकना पड़ेगा, आप माफ कीजिए, आप दोनों को मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोग बहस को कहीं और ले जा रहे हैं। इस बहस को मुझे आपका ऑडियो दबाना पड़ेगा अगर ये इसी तरह चल रहा है। मुझे इस बहस को यहाँ रोकना पड़ेगा। अभय दुबे जी, इतनी चर्चा हमने सुन ली, इसके बाद अगर मैं कहूं कि अखिलेश ने पार्टी की जंग जीती, क्या वो चुनाव जीत लेंगे? और इससे बड़ा सवाल यह है कि मुलायम सिंह अखिलेश से नाराज क्यों हैं? इन दोनों के बीच कोई असली नाराजगी है या जैसा बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये स्टेज मैनेज्ड है? देखिए, मैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज में तो विश्वास करता नहीं कि ये स्टेज मैनेज्ड है। मैं शुरू से ही कहता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो विवाद है उसकी राजनीतिक कुंजी ये है कि अखिलेश कांग्रेस के साथ गठजोड़ चाहते हैं। वो कह भी चुके हैं कांग्रेस के साथ गठजोड़ हो जाए तो हम 300 सीटें जीत लेंगे। इस बात को एक बार नहीं, उन्होंने 2 बार कहा है। और मुलायम सिंह जी इस गठजोड़ के खिलाफ हैं, तो क्योंकि मुलायम सिंह जी का मानना यह है कि अगर इस गठजोड़ के कारण मुसलमान वोट हमारी तरफ आया तो 2019 के चुनाव में, मैं एज एनालिस्ट आप देखते हैं तो क्या जो अखिलेश यादव कह रहे हैं तरफ जा सकता है, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ गठजोड़ हो जाए तो वो 300 सीटें जीत जाएंगे, वो उस दावे में आपको कितना दम लगता है? जी नहीं, देखिए 300 सीटें जीतना तो बहुत दूर की बात है। मोटे तौर पर उसको तो आप एक रेटरिक मान लीजिए। मोटे तौर पर उनका कहना है कि हम चुनाव आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि हम एक बहुत बड़ा ध्रुवीकरण अपने पक्ष में कर पाएंगे। मेरा कहना यह है कि जब चुनावी होड़ चल रही हो उसमें किसी भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी को हल्के ढंग से लेना अनुचित होता है, और खासतौर से अगर वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्ति हो जिसके पास इतना बड़ा अनुभव है, जो राजनीतिक रूप से बहुत ही चतुर है। ये मान लेना कि मुलायम सिंह जी बिल्कुल शून्य हो गए हैं इस लड़ाई में और उनका कोई भी प्रभाव न मुसलमानों के ऊपर रहा है, न उनका प्रभाव यादवों के ऊपर रहा है, न ही जो समाजवादी पार्टी का पारंपरिक समर्थन आधार है उनके ऊपर रहा है। ये मानना अखिलेश के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। स्थिति यह है कि अगर ये इस बात सही है कि पार्टी के अंदर बयार पूरी तरह अखिलेश के पक्ष में चल रही है, लेकिन इस बयार में से 5 से 10% भी इधर उधर हो गया तो अखिलेश की उत्तर प्रदेश में राज करने की तमन्ना पूरी तरह धूल दूसरित हो जाएगी। इसलिए अखिलेश के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो अपने पिता को या तो तटस्थ कर लें पूरी तरीके से या उन्हें अपने पक्ष में कर लें। एक सक्रिय रूप से विरोध करते हुए मुलायम सिंह अखिलेश का
ऐसा नुकसान कर सकते हैं जिसका अभी अभी अखिलेश के समर्थक और प्रशंसक कल्पना भी नहीं कर सकते। जी, तो आप जो कह रहे हैं उसका अर्थ है कि जो मुलायम सिंह यादव का पारंपरिक बड़ा आधार रहा है, यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, अगर वो एक साथ होगा और अखिलेश यादव को समर्थन देगा, तभी अखिलेश को उसके आगे और समर्थन आधार जोड़ने की, सत्ता को और आगे बढ़ाने की सोचनी चाहिए। क्या होगा मुस्लिम वोट बैंक का? आलोक जी, इसी में ये जोड़ना चाहता हूं कि अगर मुलायम सिंह विरोध करते रहे, एक मिनट, अगर मुलायम सिंह विरोध करते रहे तो मुसलमान भी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकजुट नहीं होगा। तो मुझे एक ब्रेक लेना है अभय जी, इसके बाद हम इसी बात पे, सारे यादव वोट अखिलेश को मिल रहे हैं, उनमें कोई बंटवारा नहीं है, तभी वो आएगा, वो ध्रुवीकृत होगा। तो इस ब्रेक के बाद हम इसी पे चर्चा करेंगे कि इस चुनाव में क्या होगा मुसलमान वोटों का, किसके पाले में जाएंगे मुस्लिम वोटर, क्या अखिलेश उन्हें अपने साथ ला पाएंगे या कंफ्यूजन की वजह से मुसलमान वोटर कहीं और चले जाएंगे। चर्चा अभी जारी है, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पार्टी, उनका चुनाव चिन्ह और उनका झंडा चुनाव आयोग ने उनके बेटे अखिलेश यादव को सौंप दिया है। अखिलेश यादव अब साइकिल की सवारी कर रहे हैं और मुलायम सिंह क्या पैदल हो गए हैं? यही है उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल। इस समय हम ट्विटर पर पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश मुलायम सिंह यादव से अलग रहकर चुनाव जीत पाएंगे? आप अपना जवाब सीएनबीसी आवाज के ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर दे सकते हैं। कार्यक्रम खत्म होने से पहले हम आपको इसके जवाब भी दिखाएंगे। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हर्षवर्धन, सवाल यह है कि मुसलमान वोट क्या संदेश लेंगे? आज भी मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि अखिलेश मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो मुसलमान विरोधी काम कर रहे हैं। क्या इससे मुसलमानों को संदेश दिया जा रहा है या ये उन हिंदुओं को अखिलेश के पक्ष में लाने का काम कर सकता है जो मुस्लिम विरोधी हैं? दरअसल आपने सवाल बड़ा रोचक कर दिया है, लेकिन उससे भी रोचक है जो इस पूरी बहस का जो सवाल है कि क्या मुलायम से अलग होकर अखिलेश यादव ये चुनाव जीत पाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करता हूं कि मुलायम अगर साथ रहे होते तो अखिलेश पर जो इतनी चर्चा हो रही है, जो इतनी बातचीत हो रही है और जो लड़ाई में दिख रहे हैं अभी कि जीत सकते हैं, तो वो भी शायद नहीं होते। ये एक बड़ी सच्चाई है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी जो चीज है कि क्या मुसलमान इससे कौन सा संदेश लेगा? क्या मुसलमान ये संदेश लेगा कि अखिलेश यादव ने जो काम किया है वो भले ही बार बार अखिलेश यादव मुसलमान मुलायम सिंह यादव की तरह से जो मुलायम सिंह यादव पिछले 4-5 दशकों की राजनीति में करते रहे हैं और सफलतापूर्वक करते रहे हैं, वो बिना किए अखिलेश यादव क्या मुसलमान वोटों को और साथ में जो ऐसे जो परंपरागत वोट नहीं थे समाजवादी पार्टी के, उनको भी कैटर करेंगे क्या? तो मुझे लगता है कि इसका जवाब हाँ में है। और दूसरी बड़ी चीज जो मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी की जो स्थिति है उसमें डेवलपमेंट एक बड़ा एजेंडा है। वहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, वहां लोग इस स्थिति में नहीं है कि अपनी खेती से निकल के कहां जाएं, क्योंकि उद्योग वहां कहीं नहीं लगा है। वहां जो पुराने औद्योगिक जो छोटे छोटे एरियाज बने थे, गोरखपुर से लेकर जौनपुर के सतहरिया से लेके इलाहाबाद के नैनी से लेके कानपुर से लेके या आगरा से चलते हुए यहां तक चले आए, तो आपको सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो दिखता है वो इसलिए क्योंकि दिल्ली से सटा है। तो क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को इतनी भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये जो बार बार सारा एजेंडा हो जाता है कि हिंदू मुसलमान वोट करेगा क्या? तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव उसी वोट को कैटर कर रहे हैं और मुसलमान इतना दुखी नहीं रहा है अखिलेश यादव से, क्योंकि बार बार जब इस तरह की बात होती है तो अखिलेश यादव को इस तरह से दिखाया जाता है कि वो मुसलमानों के नेता नहीं है, जो खाटी यादव है, जो लड़ता है कि क्या मुसलमान वोट इस चुनाव में एक फैक्टर है? क्या मुसलमान वोट एक वोट बैंक की तरह ट्रीट होगा? क्या मुसलमानों को लुभाने के लिए कोई पार्टी काम कर रही है तो उसके लिए जरूरी है या नहीं? अभय दुबे जी, आपकी राय इस पे चाहिए। मुझे लगता है ये जरूरी है और कांग्रेस के साथ आते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ब्लॉक समझदार मुसलमानों के लिए कम से कम वो बहुत एक क्या कहेंगे कि एक ऑब्वियस चॉइस जैसा हो जाएगा। अभय दुबे जी, आपको लगता है कि मुसलमान वोट इस चुनाव में एक फैक्टर है? जाति धर्म की राजनीति होगी या जैसे हर्षवर्धन कह रहे हैं, जैसे जफर इस्लाम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ा जाएगा?
देखिए, विकास की राजनीति तो हर चुनाव में होती है। ऐसा कौन सा चुनाव है इसमें विकास की राजनीति नहीं होती है, और ऐसा कौन सा चुनाव है जहां पर जाति और धर्म की राजनीति नहीं होती है। हर चुनाव में जीतता वही है जो विकास को जाति और धर्म यानी सामाजिक समीकरणों के साथ सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक जोड़ देता है। ये कहना कि केवल विकास के नारे पर चुनाव जीता जाता है, अधूरी बात है। ये कहना कि केवल जाति और धर्म के नारे पर चुनाव जीता जाता है, आज के जमाने में यह भी अधूरी बात है। तो अगर अखिलेश विकास पुरुष के रूप में सामने आ रहे हैं, लेकिन विकास पुरुष के रूप में चुनाव जीतने के लिए उन्हें उन सामाजिक समीकरणों को अपने साथ जोड़ना होगा जो कि बहुत ही आवश्यक हैं। और उन सामाजिक समीकरणों में यादव वोट ठोस रूप से उन्हें मिलने चाहिए, मुसलमान वोट ठोस रूप से मिलना चाहिए, और कांग्रेस का 5-6% वो वोट जो हर हालत में कांग्रेस को मिलता है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में बिखरा हुआ है। कांग्रेस परंपरागत रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर बड़ा कई दशक तक प्रभुत्व रखे रही है, वो वोट भी अगर अखिलेश के साथ जुड़ेगा और उनकी विकास पुरुष के रूप में अपनी छवि के कारण जो एक फ्लोटिंग वोट है वो भी उनके साथ जाएगा, तब मिला के जीत का आंकड़ा बनेगा। तब मिला के 30, 31, 35% वोट उन्हें मिल सकते हैं, जिसके तहत वो बहुत बड़ा बहुमत जीत सकते हैं। लेकिन ये सब होने में केवल ये मानना कि समाजवादी पार्टी के भीतर की लड़ाई जीत लेना उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने का पर्याय है, मेरा मानना यह है कि ये थोड़ा अनुचित है और थोड़ा जल्दबाजी है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी, उनके सहयोगियों को, कांग्रेस को काफी काम करना बाकी है। जी, तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि जहां विकास की राजनीति होगी, लेकिन उसके साथ सामाजिक समीकरणों को समझना और उनको जीतना भी जरूरी है। ये काम एक बार बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती करके दिखा चुकी हैं। उनकी सोशल इंजीनियरिंग ने उत्तर प्रदेश में एक चमत्कार दिखाया था। एमएच खान साहब, इस बार क्या आपकी वो सोशल इंजीनियरिंग चलने के आसार दिख रहे हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी समाज के सभी तबकों को वैसे साथ ले पाएगी जैसे वो एक बार करके दिखा चुकी थी, या जैसा लोकसभा में हुआ कि वो कहीं नहीं थी, वो दोबारा वैसी स्थिति में आएगी? नहीं, लोकसभा में देखिए हमारे वोट के परसेंटेज नहीं कम हुए हैं। अभय दुबे जी को ये पता भी होगा, वो ठीक से समझते हैं इस बात को कि पूरे देश का चुनाव था, उसमें हमको सीट एक भी नहीं मिली है, लेकिन वोट के परसेंटेज हमारा कम नहीं है। हम थर्ड पे हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है। हम विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, हम विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हमने सभी जाति वर्ग के लोगों को सत्ता में भागीदारी देने का काम शुरू कर दिया है। सबको हमने टिकट दिया है, सबको समान रूप से हमने टिकट दिया है। अब सवाल इस बात का है कि ये 4 से 5 साल को जो समय बीता है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल्योर था। चाहे आप किसी से, जो भी पैनल में बैठे हैं, किसी से पूछ लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल था। ये बात खान साहब आप पहले भी ये बात खान साहब आप पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी ने बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट दिए हैं, ऐलान किया है कि हम उन्हें टिकट दे रहे हैं। आपकी समझ से मुसलमान वोट, मुसलमान वोटर या मुसलमान वोट बैंक इस चुनाव में क्या भूमिका निभाने जा रहा है? बैंक ना कहिए, वोट बैंक ना कहिए, मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और भी जात बिरादरी को लोग जो नीचे दबे हुए कुचले लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे नाई हो, और चाहे हम बहुत कम जाति में आते हैं श्रीवास्तव बिरादरी, पंजाबी बिरादरी, इस सबको सत्ता में भागीदारी देने काम कर रहे हैं। तो हमको पूरी उम्मीद है कि सब समाज का वोट हमको मिलेगा। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय हमारा यही मूल आधार है, यही हमारा नारा है, और कानून व्यवस्था और विकास ये हमारा मुद्दा है। जी, कानून व्यवस्था और विकास दो इनके मुद्दे हैं। जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी, विकास और कानून व्यवस्था, ये दो मुद्दे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। वो भी उत्तर प्रदेश में जिस प्लैंक पर चुनाव लड़ने जा रही है उसमें विकास बड़ा मुद्दा है, सामाजिक समरसता भी आप कह सकते हैं कि एक मुद्दा है। लेकिन आपसे भी मेरा ये सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती रही है कि वो जो मुद्दे अभी गिनाए गए, राम मंदिर का नाम लिया गया, यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके खिलाफ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक हो जाते हैं। कुछ एक समीकरण है जो काम करते हैं कि एंटी बीजेपी वोट एक जगह अगर जमा हो जाता है तो उसे फायदा मिलता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी बंट जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। आपको अभी समाजवादी पार्टी के इस टूट में क्या संकेत दिख रहे हैं? आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की टूट से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होगा,
या आप इस टूट के बिना भी आप आगे थे, आप फायदे में थे? देखिए आलोक जी, जहां तक समीकरण का सवाल है, वो उत्तर प्रदेश में शुरू से ऐसा रहा है अभी कि 2.5 सालों में प्रदेश की जनता ने देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने किस तरह की सफलता से काम किया है, लोगों के हित में काम किया है, पीपल्स वेलफेयर की तरह काम के लिए काम किया है। सांप्रदायिकता की बात भी आपके एमपीओ ने किया है। लेकिन ये एक मिनट खान साहब आपके लोगों ने कहा, आप बात समझिए पहले। आप एक मिनट खान साहब, थोड़ी तमीज रखिए बात करने की। आप बात करें तो मैं चुप रह। पहले आपके पहले बात सुनिए, एक मिनट आप बोल लीजिएगा, जब आपका मौका आएगा बोल लीजिएगा। नहीं चाहिए। आपके एमपी ने कहा कि नहीं कहा कि मुसलमानों को नहीं चाहिए। अरे भाई, आपके साक्षी ने कहा कि आपको समझ में आता है कुछ? 4 बीवियां 40 बच्चे, ये कहा कि नहीं कहा? हो गया। मैं खान साहब यही, हाँ खान साहब ऐसे साफ सब कहा नहीं चलेगा। खान साहब आपने अपनी बात रख दी और ये बात मैं उठा चुका था। जब आप इसका जवाब दीजिए। हाँ जफर साहब आप जवाब दें। देखिए ये कम्युनल पार्टी के हीरो की तरह बात कर रहे हैं। ये कम्युनल लाइन्स पे सिर्फ लड़ना चाहते हैं, हम कम्युनल लाइन पे बात नहीं करना चाहते। हम बोलते हैं कि मुस्लिम का वोट मुस्लिम को उस बेसिस पे देना चाहिए, मुसलमान समुदाय को, जहां उनके वेलफेयर के लिए सबसे ज्यादा काम हो। मुझे लगता है कि इसको आपने सही का वर्ड इस्तेमाल किया था, एक बैंक की तरह और इस्तेमाल करते हैं, और उसको जब इलेक्शन के बाद। लेकिन जफर साहब ये सवाल तो उठता है, जो खान साहब ने सवाल उठाया कि चुनाव नजदीक आता है तो आपकी पार्टी से या उससे जुड़े हुए संगठनों से ऐसे बयान आने लगते हैं, इस तरह की बातें होने लगती हैं जिससे माहौल बिगड़ता है, उसको आप कैसे टैकल करें? मैं बताता हूं, देखिए बिल्कुल उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए बड़े सफाई से, साफगोई से जवाब दे रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि तोड़ मरोड़ के कभी कभी कोई स्टेटमेंट को दिखाया जाता है और कई बार लोग उसको अपने अंदाज से इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो गलत है, जो समाज के लिए गलत है, जो किसी समुदाय के लिए गलत है, उसमें हमारी लीडरशिप ने बराबर उसका खंडन किया है। अपने फायदे के लिए अगर किसी लीडर ने दिया है, अपने क्षेत्र में किसी जाके किसी के लिए बोला है, उसका महत्व नहीं है जो कि लीडरशिप बोलती है, उसका महत्व। लीडरशिप ने एक ही नारा दिया है। साक्षी महाराज के बयान का कोई जवाब किसी ने दिया है? कोई सफाई दी गई है साक्षी महाराज के बयान? बिल्कुल दिया है, बिल्कुल हमने साफ साफ कहा है। साक्षी महाराज ने सफाई दी है, और साफ साफ साक्षी महाराज जी ने सफाई दी भी, और हमारी पार्टी ने भी कहा कि उनका व्यक्तिगत मामला है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। शायद वो अपने क्षेत्र के लिए नहीं, लेकिन क्या ऐसे व्यक्तिगत विचार रखने वाले आदमी को, ऐसे व्यक्तिगत विचार रखने वाले आदमी को भी आप अपनी पार्टी में एक जिम्मेदार पद पे देखते हैं? खान साहब देखिए, ये कम्युनल लाइन्स पे लड़ते हैं, ये मुसलमानों को बार बार ये कह रहे हैं मुसलमान को वोट हमको देना चाहिए। इनकी मुखिया इस तरह की बात करती है, कम्युनल बात करते हैं। बसपा की बहन मायावती के स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि हमें वोट दीजिए। ये कम्युनल लाइन्स पे हम नहीं लड़ते हैं। अच्छा, तो आप विकास की अपील की तो क्या दुरार किया बता दीजिए। ये कम्युनल पार्टी को तो क्या दुरार किया? कम्युनल पार्टी मुसलमान को टिकट दे रही है, आपकी पार्टी एक ही मुसलमान को टिकट दे रही है, आपको भी टिकट दे रही है, और हमें भी जो डेवलपमेंट जो आज का आपको पार्षद का भी टिकट नहीं मिलेगा है, वो खान साहब जैसे कम्युनल माइंडसेट के लोगों को वोट नहीं देगा, वो देखेगा। खान साहब भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का वोट देगा, और इसके डेवलपमेंट मुसलमान बताइए टिकट बेचने वाली पार्टी बेचने वाली पार्टी के मुखिया को वोट नहीं देगा, उसकी अपील पे वोट नहीं देगा। आपने डेवलपमेंट के नाम पे बना दिया, उसमें भी कमीशन ले लिया, सत्ता में भागीदारी देंगे, वोट नहीं मिलेगा। आप बताइए सत्ता में भागीदारी देंगे? सत्ता में नहीं, आप वेलफेयर के लिए काम करते हैं, आप दोनों की ये डिबेट तो अंतहीन है, ये चलती रहेगी, इसको रोकना पड़ेगा। मैं संजीव मिश्रा जी, अब चुनाव सामने हैं, आपकी पार्टी को चुनाव आयोग ने करना चाहता हूँ। आलोक जी, ये गलत बात है। आप ये खान साहब को तमीज थोड़ी बताइए कि जब उनको सवाल किया तो मैं चुप से सुन रहा नहीं, खान साहब आपको उन्हें बात करने देनी चाहिए। आपके सवाल मैंने पूछ लिए हैं, जो सवाल आपने उठाया उसको जवाब मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन हमने बिल्कुल संजीव, लेकिन आप लगातार सवाल का जवाब, उनका जवाब सुनना चाहिए हमको। नहीं, वो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि जब वो बोल रहे हैं तो आप बीच में ना बोलें, और ये आपके साथ भी जब कोई दूसरा बोल रहा है तो उसे रोका जा रहा है।
आप बुजुर्ग इंसान हैं, थोड़ा सा आप उसका जी, अब मेरे पास समय कम है जफर इस्लाम साहब, तो मैं 10 सेकंड के लिए राजीव त्यागी के पास जा रहा हूँ। कोई नहीं बोलेगा। राजीव त्यागी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? 10 सेकंड आपके पास। आलोक जी, आप बार बार मेरे लिए कहते हो। मैं आ रहा हूँ संजय जी, इसके बाद आपके पास ही आऊंगा। कहना चाहता हूँ जी, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है वो इकोनॉमी भी समझता है, शिक्षा भी समझता है, चिकित्सा भी समझता है, रोटी और रोजगार के मुद्दे भी समझता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब देखिए, आपका चैनल एक आर्थिक चैनल है, मोदी जी की उम्र से ज्यादा का रुपया हो गया है, भारतीय जनता पार्टी खामोश बैठी है, सर्विस सेक्टर का भट्टा बैठ गया है, एक्सपोर्ट का भट्टा बैठ गया है, पूरा का पूरा सारा इकोनॉमी का जो भट्टा बैठा है उससे उत्तर प्रदेश अछूता इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश 20 करोड़ लोगों का देश है, अपने आप में देश है। तो हमारा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में हमारी लोगों से अपील है, बिल्कुल करबद्ध प्रार्थना है कि मुद्दों पे वोट करना शुरू करिए। उत्तर प्रदेश को जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष से बाहर निकालिए, किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करो हिसाब और छोटे व्यापारियों को निश्चित रूप से एक बेहतर काम करने का मौका मिले, इस चीज को लेकर के कांग्रेस पार्टी जाएगी। जी, और कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है वो संजीव मिश्रा, कांग्रेस को करो, कांग्रेस को वो संजीव मिश्रा हमारे साथ हैं। मेरे मित्र संजीव मिश्रा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें बोलने का मौका मिले। संजीव मिश्रा, कई तरफ से मुद्दे आ गए हैं, हो गया है, आपकी तरफ से भी डेवलपमेंट का एक बड़ा सवाल उठ चुका है। आप कह चुके हैं हम विकास बहुत कर लिया है, आपने देश में सबसे तेज विकास किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के सामने खड़े होकर क्या अखिलेश यादव चुनाव जीत पाएंगे? क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के विरोध के बावजूद चुनाव लड़ेंगे? सवाल ये है। देखिए आलोक जी, पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने मुझे बोलने का कम से कम मौका तो दिया। एक चीज और कहना चाहता हूं, आपके 12 साल पूरे हुए, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को बधाई। धन्यवाद आपको। देखिए बहुत साफ सी बात है, तमाम तरीके की चीजें, आप सबको तमाम तरीके की चीजें आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की नीति और नीयत आज साफ हो गई। मैं जब आपके चैनल पर आ रहा था तो उत्तराखंड का इनका जो कैंडिडेचर है उसको देख रहा था। ये तो कह रहे थे कि परिवार का कोई व्यक्ति नहीं पाएगा टिकट, और वहाँ तो सारे लोगों को आपने अपने बेटों और बेटियों को ही टिकट दे दिया। नहीं, लेकिन संजीव जी उस मामले में तो आपकी पार्टी में भी परिवार से 9 या 10 लोग चुनाव लड़ चुके हैं। 11 लोग हम कह तो रहे हैं, साफ सी बात है, लेकिन जो कह रहे हैं कि परिवार को नहीं देते वो कैसे कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं, हम तो साफ बात कह रहे हैं। आज के बजाय अगर 50 लोग लड़े होते परिवार के, वो 50 जीते होते लोकसभा में। सबसे ज्यादा आ गया। जफर इस्लाम साहब अब रुक जाइए, ज्ञानशील एकता वाले दल के लोग हो, थोड़ा संयम रखिए, अब थोड़ा संयम रखिए। इन्होंने दिया है। नहीं तो आप उत्तराखंड की इनकी सूची पर टिप्पणी कर रहे हैं। आपका जवाब दीजिए अपने समय पर परिवार से। देखिए रस्सी जल गई और ऐठन नहीं गई आपकी, या तो मेंबर रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई आपकी। पहले उसका जवाब दीजिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जफर इस्लाम साहब, मैं तो ये कह, हमने रस्सी जल गई, ऐठन और घमंड नहीं जा रहा आपका। महंगाई कम कर रहे थे आप 2014 के इलेक्शन में। जी माफ कीजिए, अब मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचा है, मुझे ये कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। हमने ट्विटर पे आज पूछा था कि क्या अखिलेश मुलायम से अलग रहकर चुनाव जीत पाएंगे। हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर इसमें काफी बंटी हुई राय है, और 55% लोगों का कहना है कि मुलायम से अलग रहकर अखिलेश चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सिर्फ 45% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि मुलायम सिंह यादव से अलग होकर भी अखिलेश यादव चुनाव जीत जाएंगे। इसका अर्थ साफ है, जो अवैध दुबे ने इस डिबेट के बीच में कहा, गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी के भीतर की लड़ाई जीत लेने का अर्थ यह नहीं है कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की लड़ाई भी जीत ली है। अब उन्होंने राजनीति में, पॉलिटिक्स की टेक्निकलिटी में अपनी एक बड़ी जीत दर्ज करा दी है। उन्होंने पार्टी के अंदर अपनी हैसियत और अपना रुतबा दिखा दिया है, लेकिन अब उन्हें दिल जीतने की लड़ाई में लगना है। सबसे पहले उनके लिए सबसे बड़ा मुकाबला है, सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव का दिल जीतकर उन्हें अपने पक्ष में या कम से कम तटस्थ रहने के लिए राजी कर पाते हैं। शायद इससे तय होगा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक भविष्य। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप इस कार्यक्रम पर अपनी राय हमें लिखकर भेज सकते हैं। @CNBC_आवाज पर हमारा ट्विटर हैंडल है। आप सबका पैनल में शामिल सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।